अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क्या भारतीय फौजियों ने तुम्हें पहचाना नहीं है कि तुम इस गांव के गोजर अलिया हो? मैंने अलिया से पूछा। अलिया मुस्कराया। अव्वल तो वहाँ अंधेरा था, दूसरी बात यह कि हमें इलाके की पुलिस तो पहचान सकती है, मगर फौजियों को क्या पता कि हम कौन हैं। मैंने उस एजेंट के बारे में पूछा कि फौजी उसे कहाँ ले गए होंगे। अलिया कहने लगा, वहीं ले गए होंगे जहाँ उन्हें एक पाकिस्तानी जासूस को ले जाना चाहिए, यानी पीछे अपने हेडक्वार्टर में। वहाँ उनसे पूछ-गूछ की जाएगी। फिर वो कुछ फिक्रमंद सा होकर बोला, तुम्हारा एजेंट कहीं उन्हें हमारे बारे में बता तो नहीं देगा? मेरा मतलब है कि क्या उसमें फौज का तशद्दुद बर्दाश्त करने की ताकत है? मैंने अलिया को बताया कि वो एक जिम्मेदार और जांबाज मुजाहिद है। वो मर जाएगा मगर जबान नहीं खोलेगा। अलिया कुछ सोच कर कहने लगा, इस बारे में तुम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपना गाँव और ये ठिकाना नहीं दिखाया। उसे सिर्फ मेरा नाम ही मालूम है, और मेरे नाम के यहाँ हर गांव में आदमी रहते हैं। अब ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो? अलिया, हम दोनों एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि एजेंट को दुश्मन की कैद से आज़ाद कराना किस कदर ज़रूरी है। जब तक मैं उसे आज़ाद नहीं करा लेता, एक कदम आगे नहीं उठा सकता। अलिया ने कोई जवाब ना दिया। ठीक है, अगर मेरी यहाँ मौजूदगी से तुम्हें खतरा है और तुम अपने एजेंट के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो मैं सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार देखते हुए कहा, मैं अपने तौर पर उसे दुश्मनों की कैद से आज़ाद करूंगा। अलिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे दोस्त, ये तुमने क्या कह दिया? क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा हमख्याल मुजाहिद नहीं हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने एक सरफरोश को काफरों के रहम करम पर छोड़कर खुद खामोशी से बैठ जाएं? नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम उसे दुश्मन के चुंगल से ज़रूर छुड़ाएंगे। मेरा हौसला दो चंद हो गया और मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि अलिया इस सारे इलाके से वाकिफ था और ऐसे मुजाहिदों को भी जानता था जो महकमों के अंदर मुलाजिम रहकर काम कर रहे थे। अभी तुम इस जगह रहो, अलिया ने कहा। मैं दिन के वक्त बाहर जाकर हालात का जायजा लूँगा और एजेंट का सुराग भी लगाऊंगा कि उसे कहाँ और किस मकाम पर मिलिट्री पुलिस ने रखा हुआ है। तो मैं सुबह शाम यहाँ खाना पहुँच जाया करेगा। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद सुबह निकल जाऊंगा। खुदा हमारे साथ है। अलिया चला गया। मैं बहुत कुछ सोचने लगा। एक बात के बारे में मुझे यकीन था कि एजेंट का सुराग लगाने में अलिया बेहद कलीदी हैसियत रखता है। एक बार यह मालूम हो जाए कि मिलिट्री पुलिस ने अपने एजेंट को किस जगह कैद किया है, इसके बाद उसे वहां से निकालने का काम हम दोनों मिलकर सर अंजाम दे सकते थे, मगर मैं अकेला उसका सुराग नहीं लगा सकता था। मुंह अंधेरे अलिया की बहन जीनत मेरे लिए चाय और रोटी लेकर आ गया। अलिया के आने से वो बड़ी खुश थी। मैंने सारा दिन खोली में ही गुजार दिया। रात को जीनत खाना लेकर आई तो उसने बताया कि उसकी बेटी जैन अपने फूफा के घर से वापस आ गई है। सुबह वो उसके लिए चाय लेकर आएगी। उसके सामने घबराना नहीं है। जैन हमारी राजदार है। इससे पहले वो इस जगह कई मुजाहिदों को चाय खाना ला कर देती रही है। हमारी तो जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान है। मैं जीनत के इस जज्बे से बड़ा मुतासर हुआ। हकीकत यह है कि कश्मीर के हर मुसलमान के सीने में यही जज्बा मौजन है। जीनत चली गई तो मैं भी सो गया। सुबह उस वक्त आँख खुली जब खोली के बुसीदा दरवाजे की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। यह दस्तक जीनत का सिग्नल था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने कश्मीर के हुस्न की जिंदा मिसाल एक लड़की की शक्ल में मौजूद थी। मैं उसके मलकूती और मासूम हुस्न से मबहूत सा होकर वहीं खड़ा रहा। लड़की मुझे महव हैरत देकर मुस्करा दिया। मेरा नाम जैन है। मैं तुम्हारे लिए चाय रोटी लाई हूँ। क्या तुम पीछे नहीं हटोगे? मैं जल्दी से पीछे हट गया। दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दिया। जैन चावलों की बोरियों के पास ज़मीन पर बैठ गया और टोकरी से नाश्ता निकाल कर मेरे सामने रख दिया। अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मुझसे बिल्कुल न डरो, जैन ने कहा, और फिर खुद ही हंसने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी ये आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन यह मेरा वहम भी हो सकता था। जैन प्याली में नमकीन चाय उंडेल रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना फर्जी नाम बताया तो वह बोली, मैं जानती हूँ यह तुम्हारा असली नाम नहीं है। हमारे पास जो मुजाहिद आता है वो कभी हमें अपना असली नाम नहीं बताता। उसे बताना भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को ऐसी तरबियत दी जाती है।
आखिर तुम लोग अपने वतन की खातिर जान हथेली पर लेकर दुश्मन के अंदर घुस आते हो। ये तो मौत के मुंह में आने वाली बात है। मैं चाय पी रहा था और जैन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो कह रही थी, मैं फूफी के गांव गई हुई थी। फूफी का गांव यहाँ से पैदल काफ़ी दूर है। 3-4 घंटे घोड़े पर भी लग जाते हैं। मैंने यूं ही उसकी दिलचस्पी की खातिर पूछा, तुम्हें अपनी फूफी का गांव अच्छा लगता है ज़ैनब? उसने किसी कदर चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? गांव तो सभी अच्छे होते हैं, और फिर वो गांव तो बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ प्यारे रिश्तेदार हों। मैं कोई रोज़ रोज़ थोड़े जाती हूँ, महीने में 1-2 बार फेरा लग ही जाता है। मैंने हंसकर कहा, जब तो तुम्हें अपनी फूफी से बड़ा प्यार होगा ज़ैनब। जैन के कानों में चांदी के कांटे थे। एक कांटे पर उंगली चलाते हुए बोली, मेरी फूफी जान भी तो मुझसे बड़ा प्यार करती है। अच्छा, अब तुम ज़्यादा बातें न करो, बाहर कोई सुन लेगा। अगरचे यहाँ नाले पर से साल में एक आध बार ही कोई गुजरता है। चाय ख़त्म करके मैंने प्याली ज़मीन पर रख दिया। नमकीन चाय बलई वाली थी। पीते हुए थोड़ी सी बलई मेरे होंठ के नीचे तक चिपक गई थी। मैंने रुमाल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। जल्दी में रुमाल बाहर निकाला तो उसमें लिपटा हुआ नीले नगीने वाला चांदी का वो बिंदा बाहर गिर पड़ा, जो मैंने चश्मे वाले गार से उठाया था, जहाँ उस रात 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से मुलाकात करने और प्यार मोहब्बत की बातें करने आए थे। दरवाजे में से धूप की किरणें अंदर रही थीं, जिनकी वजह से खोली के अंदर रोशनी थी। जैन ने नीले नगीने वाले बिंदे को देखा तो यूं पीछे हट गया, जैसे मेरी जेब से बिच्छू बाहर निकल कर गिरा हो। क्या बात है ज़ैनब? मैंने ताज्जुब से पूछा। जैन ने बिंदा उठा लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं फौरन सारी बात समझ गया। ये बिंदा जैन का था, और वही उस रात अपने महबूब के साथ गार में मुलाकात करने आई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बिंदा तुम्हारा है तो तुम ले लो। जैन ने जल्दी से उसे ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कब कहा कि यह मेरा बिंदा है? मैंने तो इसलिए उठाया है कि मुझे अच्छा लगा था। मैं शरारत से मुस्कुरा रहा था। अगर ये बिंदा तुम्हारा नहीं है तो फिर तुमने ये क्यों पूछा कि ये बिंदा तुम्हें कहाँ से मिला? इसका साफ मतलब है कि तुम इस बिंदे को पहचानती हो। जैन ने हंसकर कहा, असल में इस किस्म का बिंदा मेरी एक सहेली के पास भी था। कुछ रोज हुए उसका एक बिंदा गुम हो गया। लो, मैं इसे अपनी सहेली को दे दूंगी। मैंने बिंदा जैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम्हारी सहेली ने यह बिंदा जिस गार में गिराया था वहाँ मैं भी मौजूद था, और तुम्हारी सहेली के साथ महबूब को भी देख लिया था। अब तो जैन का रंग उड़ गया। उसने चांदी का बिंदा ले लिया। सारे झुकाई एक पाली के लिए कुछ सोची रही। फिर मेरी तरफ देखते हुए ठंडा सांस भरा और बोली, मैं फूफी के गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती हूँ। उसका नाम ताज है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मेरी वहाँ मेरी शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि ताज के ख़ानदान से हमारे ख़ानदान का ज़मीन के मामले में झगड़ा चल रहा है। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल का हाल खोल कर रख दिया है। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं बताओगे। मैंने जैन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मैं कब तक यहाँ हूँ। आज ज़िंदा हूँ तो कल ज़िंदा रहूँगा या नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊँगा। वैसे मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारी माँ को सदमा पहुँचे। जैन ने मुझे कोई जवाब ना दिया। उसने बर्तन टोकरी में रखे और खामोशी से बाहर निकल गया। सारा दिन और सारी रात गुजर गई। आलिया वापस नहीं आया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो। आखिर तीसरे रोज़ शाम हो रही थी कि आलिया आ गया। अपनी बहन से कुछ बातें करने के बाद वो मेरी खोली में आया। दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ी और मेरे करीब बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात से मैं कुछ अंदाज़ा न लगा सका। मैंने पूछा, अपने एजेंट का कुछ पता चला? ये कैसे हो सकता था कि उसका पता ना चलता? वादी कश्मीर में हमारे साथी हर जगह मौजूद हैं। वो जिंदा है ना? मैंने बेताबी से पूछा। हाँ, वो जिंदा है, आलिया बोला। फिर मेरा हाथ उसने अपने हाथ में ले लिया और कहने लगा, उसने तशद्दुद बर्दाश्त करने में बड़े बड़ों को मात कर दिया है। बड़ा दिलेर आदमी है। और मुसलमान मुजाहिद को ऐसा होना चाहिए। जब भी हम ब्राह्मण की गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं। आलिया को यह सारी रुदात उसके एक अपने आदमी ने बताई थी, जिसने अपनी आंखों से एजेंट पर शदीद अजियतनाक तशद्दुद होते देखा था। मैंने पूछा कि उसे किस जगह पर रखा गया है और क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं।
उसे भारतीय फौज की एक कंपनी ने अपनी हिफाजत में दरियाई जहलम के किनारे सात लड़ी की पहाड़ी के एक रेस्ट हाउस में रखा हुआ है। यह रेस्ट हाउस नहीं है बल्कि टॉर्चर कैंप है, और यहाँ ऐसे लोगों को लाकर उनसे पूछगछ की जाती है जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम होता है। उन पर वहशाना जुल्म किया जाता है। कई आदमी तशद्दुद की ताब न लाकर शहीद हो चुके हैं। फौजी उनकी लाशें वीराने में फेंक देते हैं। एजेंट को भी शदीद अज़ीज़ें दी गई हैं। वो बेहोश पड़ा है, मगर उसने ये नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसके साथी मकबूजा कश्मीर में कहाँ कहाँ है। मुझे एजेंट पर किए गए मजालिम का अफसोस हुआ, लेकिन मेरा सर फख्र से भी बुलंद हो गया कि उसने हमारी लाज रख ली थी और दुश्मन के बहिमाना तशद्दुद के बावजूद अपनी ज़बान नहीं खोली थी। मैंने अलिया से पूछा कि हम उसे वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। अलिया ने एक लम्हे के लिए कोई जवाब ना दिया, फिर धीमी आवाज़ में कहने लगा, इसके लिए पूरी मनसूबाबंदी करनी होगी। सात लड़ी के टॉर्चर कैंप पर इंडियन मिलिट्री का कब्जा ही नहीं है, बल्कि उसकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। एक फरलांग के फासले तक बाहर का कोई आदमी जंगल में दाखिल नहीं हो सकता। फौजियों ने रेस्ट हाउस तक आने वाले जंगल के खास खास रास्तों पर बारूदी सुरंगें भी लगा रखी हैं। ऐसा मामूल के मुताबिक होता है, क्योंकि उस टॉर्चर कैंप में बड़े खतरनाक किस्म के लोगों को भी तफ्तीश और पूछगछ के लिए लाया जाता है। मैंने कहा, अलिया, मैं इससे पहले भी कई खतरनाक मुहिमें तय कर चुका हूँ, क्या तुम मुझे सतलड़ी के जंगल तक ले जाओगे? अलिया मुस्कराया, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी तरबियत और तुम्हारे जज्बे पर बिल्कुल शुबा नहीं है, लेकिन हकीकत की दुनिया होती है। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चल जाता कि बारूदी सुरंगें कहाँ कहाँ हैं और किन रास्तों में दफन है, तुम्हारे लिए एक कदम बढ़ाना भी अपनी मौत की तरफ जाना होगा। और फिर तुम ये शॉट गन लेकर वहाँ अकेले नहीं जा सकते। वहाँ भारतीय फौज की पूरी एक कंपनी तैनात है, जिसके पास जदीद तरीन असले और रॉकेट हैं। मैं खामोश हो गया। अलिया बोला, इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा। अपने तमाम वसाइल से काम लेना पड़ेगा। रेस्ट हाउस में अपना एक आदमी मौजूद है, उनमें काम करता है, लेकिन वो हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। बहरहाल तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं पूरा इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा। अलिया चला गया। अब उसके इंतज़ार का सिलसिला शुरू हो गया। दिन के वक्त जैन मेरे लिए चाय रोटी लेकर आती है और रात को जीनत खाना लेकर आती है। अभी तक किसी को मेरी खुफिया कमी का इल्म नहीं हुआ था। अलिया को गए दूसरा रोज़ था। मैं मामूल के मुताबिक मुँह हाथ धोने नाले पर जाने लगा तो मुझे फासले पर नीचे नाले के किनारे एक सरमुंडा साधु दिखाई दिया, जिसने कांधों पर कंबल डाल रखा था और झुककर नाले के बरसाती पानी में अपनी चादर धो रहा था। मुझे हैरानी हुई कि अभी तक इस तरफ कोई इंसान नहीं आया। फिर यह साधु कहाँ से आ गया? मैंने यही सोचा कि यह कोई साधु है। कश्मीर के इलाके में इस किस्म के साधु अक्सर देखे जाते हैं, जो कारों में बैठकर रियाजत का कारोबार करते थे। ज़ईफ़ुल एतक़ाद हिंदू औरतें उनके चरणों में रुपए, दूध, मिठाइयाँ और फूल अर्पण करती थीं। ज़्यादा तादाद ऐसे साधुओं की थी जिन्होंने ये कारोबार बना रखा था। इतने में मुझे पीछे से जैन हाथ में टोकरी पकड़े आती नजर आई। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैं नहीं चाहता था कि जैन उस अजनबी साधु के होते हुए मेरी खोली में आए। जैन भी बड़ी होशियार लड़की थी। उसने जब एक साधु को नाले के पास बैठे कपड़े धोते देखा तो वहीं से वापस मुड़ गया। मेरी जान में जान आई। चंद मिनट के बाद साधु ने चादर निचोड़कर हवा में फट किया और राम राम करता नाले के ऊपर वाले किनारे दरख्तों में गुम हो गया। 1 मिनट तक जैन ने इंतजार किया। जब उसे यकीन हो गया कि साधु अब नहीं आएगा तो वो नीचे उतरे। मैं उसे बराबर देख रहा था। उसके पीछे और इर्द गिर्द फिजा बिल्कुल खाली थी। जब वो मेरी खोली में आ गई तो मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जैन, तुम खुदा के लिए मुँह अंधेरे आया करो। अगर वो साधु तुम्हें देख लेता तो खामखा मेरे दिल में शुबा सा पड़ जाता, क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी मेरा दुश्मन हो सकता है। जैन मुस्करा रही थी। टोकरी से बर्तन निकालने लगी। तुम खामखा डरते हो, ऐसे साधु तो यहाँ आते ही रहते हैं। फिर भी मैं उसे देखते ही वापस मुड़ गई थी। फिक्र न करो, उसने मुझे यहाँ आते नहीं देखा। मैंने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, फिर भी हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत है। वादा करो कि कल से तुम सुबह सुबह अंधेरे में आया करोगी। जैन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा पापा, वादा। जब वो जाने लगी तो मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था। मेरी आंखें दरवाजे की दर्द में से बाहर का जायजा ले रही थीं। जैन मेरी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा देखता रहा। मुझे वो साधु फिर नजर नहीं आया था।
मैंने भी यही सोचा कि वो कोई आम सा साधु ही था। मैं बोरियों के पीछे बिछे हुए बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़कर बैठ गया। बाहर आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, इसलिए दरवाजे की दर्दों में से दिन की हल्की हल्की फीकी रोशनी अंदर रही थी, जिसकी वजह से खोली के अंदर अंधेरा था। वक्त गुजरता चला जा रहा था। आज अलिया की वापसी का दिन था। उसे रात को वापस आना था। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि वो पूरा इंतजाम करके आया कि हम अपने एजेंट को दुश्मन की कैद और उसके वहशाना तशद्दुद से जितनी जल्दी हो सके निजात दिला सकें। मुझे बदनों की धीमी गरज सुनाई दिया। फिर बूंदाबांदी की टपटप सुनाई देने लगी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने कंधों पर कर लिया और आंखें बंद कर ली। जाने क्यों मुझे सजाता का ख्याल आ गया। उसकी सांवली सलोनी सूरत आंखों में फिर गया। वो तो मुझे कैप्टन किशन समझ रही थी। वो मुझसे प्रेम करती थी, मुझसे शादी करने वाली थी। जब उसे पता चला होगा कि मैं असल में कैप्टन किशन नहीं था, बल्कि दुश्मन का जासूस था और मुसलमान था, तो उस पर क्या गुजरी होगी। ये इंसानी जज्बों के बड़े कमज़ोर मगर बड़े अहम तरीन लम्हात थे। मैं उनकी हकीकत से बाखबर था, लेकिन इस वक्त मुझे उन कमज़ोर जज्बों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सजाता का ख्याल जहन से झटक दिया और अपने एजेंट को भारतीय फौज की कैद से आज़ाद कराने के मंसूबों पर गौर करने लगा। एक आहट सी हुई। मैंने आंखें खोल दी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजे की दर्ज में से झांक कर बाहर देखा और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वही सरमुंडा साधु झाड़ियों की ओट में से मेरी खोली की तरफ बढ़ रहा था। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह शख्स भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। मेरे पास शॉट गन ही थी, जिसके आगे साइलेंसर लगा था। मैं तेजी से लकड़ियों के ढेर के पास आया, उसके नीचे से शॉट गन निकाली और दरवाजे की कुंडी ऐसा से उतार कर कोने में लगकर खड़ा हो गया। शॉट गन का रुख दरवाजे की तरफ था। साधु दरवाजे के पास आकर रुक गया। बाहर से उसने दरवाजे को ऐसा से धक्का दिया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया और साधु एक तरबियत याफ्ता फौजी की तरह छलांग लगाकर अंदर आ गया। मेरी शॉट गन की नाली फौरन उसकी गर्दन के साथ लग गया। मैंने उसे हाथ ऊपर उठाने के लिए कहा। उसने हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद हुक्म की तामील किया। मैं नहीं जानता था कि वो अलिया की तलाश में वहाँ आया था या मेरी तलाश में, लेकिन उसने हमारी खुफिया जाय पनाह देख ली थी। अब उसका वहाँ से जिंदा वापस जाना हमारे मिशन की तबाही का बायस था। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने फैसला किया और शॉट गन को नीचे फेंक कर उसकी गर्दन को अपने मजबूत बाजू में जकड़ कर पूरी ताकत से उसे बाएं जानिब एक जोरदार झटका दिया। साधु मेरी बाहों में लटक गया। मैंने साधु का रिवॉल्वर उठाकर देखा, वो भरा हुआ था। रिवॉल्वर और शॉट गन को मैंने लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपा दिया और साधु की लाश को खींचकर चावलों की बोरियों के पीछे डाल दिया। शाम को जीनत मेरे लिए रोटी लेकर आई तो मुझे चौकन्ना देकर हैरानी से बोली, क्या बात है। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और मोमबत्ती रोशन करके जीनत को साधु की लाश के पास ले गया। वो लाश देखकर दहशत ज़दा सी होकर रह गया। मैंने साधु का रिवॉल्वर और गोलियां उसके सामने रख दिया और सारा वाक़या बयान कर दिया। जीनत ने कहा, तुमने बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से काम लिया। ये मिलिट्री की खुफिया पुलिस का आदमी ही था, वरना एक साधु को अपने पास रिवॉल्वर रखने की क्या ज़रूरत थी। अब इसकी लाश यहाँ से दूर किसी जगह ज़मीन में दफन कर देनी चाहिए। मैंने कहा, अली आज रात आ रहा है, हम लाश को ठिकाने लगा देंगे। बहरहाल तुम होशियार रहना और सुबह जैन को चाय देकर मत भेजना। हो सके तो तुम खुद आ जाना, मगर मुँह अंधेरे आना। जीना चली गई। साधु की ठंडी लाश मेरे करीबी बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। मैंने उठकर दरवाजे को कुंडी लगाई और अपनी जगह पर कंबल और लोई ओढ़कर बैठ गया। घंटा आध घंटा गुजरा होगा कि दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। ये अलिया की दस्तक थी। दरवाज़ा खुलते ही वो तेजी से अंदर आ गया। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने पहले साधु की लाश और उसके रिवॉल्वर का मुआयना किया, फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। एक मुनासिब जगह देखकर उसने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। बारिश के बाद ज़मीन खासी नरम हो चुकी थी, चुनाचे साधु का आखिरी मस्कन तैयार करने में उसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई थी। मैं अंदर से साधु की लाश उठा लिया। गनीमत यह थी कि बारिश के बाद सारे गाँव वाले अंदर दबके हुए थे, इसलिए किसी ने हमें यह कार्रवाई करते ना देखा था। निसफ घंटे के अंदर हम अपने काम से फारिग हो चुके थे। हम दोबारा कोठड़ी में आ गए। अलिया ने जेब में हाथ डालकर एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकाल कर मेरे सामने कर दिया। ये मैं जम्मू से लेकर आया हूँ, अलिया ने मुझे आगाह किया। वहाँ की इंटेलिजेंस में हमारा एक आदमी मौजूद है जिसका पाकिस्तान से भी रब्ता है। मगर ये क्या है? मैंने कागज़ खोलते हुए दरियाफ्त किया। उस रेस्ट हाउस का नक्शा।
जहां एजेंट को कैद किया गया है। आलिया ने जवाब दिया, जिंदाबाद। मैंने उसके शाने थपथपाया। मेरा काम आसान हो गया। अभी तुम्हारे लिए दो खुशखबरियां और भी हैं। आलिया मूंछों तले मुस्कराया। पहली ये कि इस मिशन में तुम्हारी मदद के लिए दिल्ली से भी एक तरबियत याफ्ता शख्स पहुंच रहा है। तुम्हें किसने बताया? उस आदमी ने। उसका कहना है कि पाकिस्तान में जिन लोगों से उसका रब्ता है उन्होंने उसे हिदायत की थी कि तुम्हारी भरपूर मदद कीजिए ताकि तुम एजेंट को रिहाई दिलवाने में कामयाब हो सको। चुनाचे बड़ों की हिदायत के मुताबिक जम्मू वाले एजेंट ने दिल्ली रब्ता कायम करके उस शख्स से फौरी तौर पर यहाँ पहुँचने के लिए कहा है। आने वाला कौन है इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। आने वाला अपने साथ एक ट्रांसमीटर भी ला रहा है। वंडरफुल है। इस खबर से मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। मैं फ़ौरन बात से रब्ता कायम करूँगा। ट्रांसमीटर का मसरफ यही है, आलिया ने मुझे बताया, लेकिन साथ ये भी हिदायत की कि रब्ता मिशन की तकमील के बाद किया जाए। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रब्ता ज़रूरी था, ख्वाह मिशन से पहले होता या बाद में। मैं नक्शे की तरफ मुतवज्जे हो गया। आलिया ने जेब से एक मोमबत्ती निकाली और उसे बोरियों की आड़ में रखकर इस तरह जलाया कि रोशनी बाहर न जा सके। ज़रा देर बाद हम दोनों सर जोड़े नक्शे पर झुके हुए थे जो रंगदार पेंसिल से बनाया गया था। बारूदी सुरंगों की निशानदही के तौर पर जगह जगह सुर्ख निशानात लगे हुए थे। कल हमें यहाँ से रवाना होना है, आलिया ने नक्शा तय करके जेब में रखते हुए कहा। असलहे का क्या होगा? सिर्फ यही नहीं, तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा, आलिया ने जो मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। कुछ देर रुक कर आलिया चला गया और मैं कुटिया में तनहा बारिश की आवाज़ को सुनते रह गया। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, फिर हस्बे मामूल नींद की देवी मेहरबान हो गई और मैं सब चीज़ों से बेनियाज उसकी आगोश में जा सोया। आंख दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक से खुली। मैंने आंखें मली और दर्जों में से बाहर झांका। जैन नाश्ता लेकर आई थी। मेरी हिदायत के मुताबिक वो मुँह अंधेरे ही आ गई थी। मैंने नाश्ता वगैरह किया और जैन के जाने के बाद करीबी चश्मे पर मुँह हाथ धोने चला गया। दिन हस्बे मामूल गुजरा। शाम ढले आलिया आ गया और मैं शॉटगन कपड़ों में छुपाकर उसके साथ निकल पड़ा। पहले सफ़र नाले के किनारे किनारे होता रहा, फिर नाला पार करके हम दूसरी सिमत आ गए। बारिश के बाद ज़मीन अब तक गीली थी, लेकिन चलने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही थी। कोई 2 घंटे हम चलते रहे। एक झोंपड़ी पर हमारा सफ़र का इख्तिताम हो गया, जहाँ 2 खच्चर भी मौजूद थे। झोंपड़ी में कोई और मुझे नज़र न आया। आलिया ने इत्मीनान से दोनों खच्चर खोले और फिर उनकी पीठ पर हमारी नई मुसाफतों का आगाज़ हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक यह सफ़र 3-3.5 घंटों का रहा। टीलों का सिलसिला ख़त्म हो गया और अब छदरे दरख्त शुरू हो गए थे। ज़रा फासले पर घने दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। आलिया ने अपना खच्चर उसी सिमत बढ़ा दिया। जाहिर है मैंने भी उसकी तकलीद की थी। दरख्तों के बीचों बीच मुझे एक खस्ता हाल मकान नजर आया। आलिया की मंजर शायद वही थी। ज़रा देर बाद मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गया। आलिया ने खच्चर मकान के दरवाजे पर रोका। वो उतरा तो मैंने भी कदम ज़मीन पर टिका दिया। दोनों खच्चर हमने दरख्तों के तनों के साथ बांध दिए और आगे पीछे दरवाजे की जानिब बढ़े, जिस पर एक साल खुर्दा ताला लटक रहा था। आलिया ने जेब से चाबी निकाल कर ताला खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर घूप अंधेरा था। आलिया ने माचिस जलाई और किसी कोने से एक मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दिया। कमरे में एक चारपाई और लकड़ी के 2 खोखे पड़े थे। मैंने चारपाई पर और आलिया ने खोखे पर कब्जा जमा लिया। यहाँ कौन रहता है? मुस्तकिल कोई नहीं, आलिया ने जवाब दिया। बस कभी कभी हमारे कोई मुजाहिद यहाँ पनाह लेने आ जाता है। हम कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर आलिया जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इर्द गिर्द मुझे कोई आबादी नजर न आई थी, लेकिन मैंने उससे यह ना पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं सुबह आऊँगा। चलते चलते उसने मुझे आगाह किया। और हाँ, खच्चरों की फिक्र ना करना, मैं साथ लिए जा रहा हूँ। मैं मेज सर हिलाकर रह गया और वो मुझे सोने का इशारा करके बाहर निकल गया। सफ़र ने बुरी तरह थका दिया था। चुनाचे जब लिहाफ ओढ़कर चारपाई पर लेटा तो अगले दिन सूरज चढ़े ही आँख खुली। गनीमत था कि अली अभी तक नहीं आया था, मगर मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कोई निसफ घंटे बाद ही वो आ गया। उसने हाथ में 2 थैले पकड़े हुए थे। चेहरे पर जोश और होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या बात है अलिया? मैं पूछे बगैर ना रह सका। दिल्ली से हमारा साथी आ पहुंचा है, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए बताया। जम्मू वाले दोस्त ने बहुत सी चीज़ें भी भिजवाई हैं उसके हाथ। कहाँ है वो? मैंने उसके कंधों के ऊपर से बाहर झांकते हुए पूछा। मैं अभी चलता हूँ,
थैला एक कोने में रखकर वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। हिफ्ज़ मतकद्दुम के तौर पर वो जाते हुए दरवाज़ा भीड़ गया था। मैं दोबारा चरपाई पर बैठ गया। दीवार पर निगाहें टिकाकर जाने में किन सोचों में खो गया कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी न सुन सका। चौंका उस वक्त जब किसी ने कमरे में कदम रखा। मैं जख्मी सांप की तरफ पलटा, लेकिन यह देखकर अपनी जगह ठिठक गया कि आने वाला आलिया नहीं था, वो कोई औरत थी। सर के बालों से पैरों तक के नाखूनों तक उसका पूरा जिस्म सियाह बुरके में छुपा हुआ था। सिर्फ उसके गोरे गोरे हाथ बुरका पोश के हसीन होने का ऐलान कर रहे थे। मैं गंग खड़ा उसे तकता रहा। शॉटगन कुछ ही फासले पर पड़ी थी। सोचा उसे उठाऊं, फिर ख्याल आया कि एक दुबली पतली लड़की के खिलाफ है, लेकिन वो थी कौन? उसके आने का अंदाज बताता था कि उसे यहाँ मेरी या किसी और की मौजूदगी का 100% यकीन था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गया। मैंने कुछ न कहा और न वो बोली। खामोशी की फिजा जब कुछ तवील हो गई तो आखिरकार आने वाली ने लब कुशाई किया। जान से प्यारे लोग बिछड़ कर मिले तो वो लम्हे किस कदर भारी होते हैं, इसका अंदाजा आज हुआ। नकरई आवाज़ की मलक ने नकाब उलट दिया। मेरे हवास पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मैं पलकें झिपकाए बगैर उसे यूं तकने लगा जैसे वो कोई अजूबा हो। वो पोशाली थी।